दोस्तों, एक आईपीएस ऑफिसर अपनी गाड़ी को लेकर मीटिंग अटेंड करने गए थे और जब वह वापस घर को आ रहे थे तभी रास्ते में उनके गाड़ी के सामने एक बहुत ही बूढ़ी महिला आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर लग रहा था कि वह महिला भीख मांगकर खाया करती है। अब उस महिला को देख के जो ड्राइवर होता है वह गाड़ी रोक देता है और जो गार्ड थे वह उतर के उस महिला को हटाने की कोशिश करते हैं। तभी जो आईपीएस अधिकारी थे वो उस महिला को हटाने से मना कर देते हैं और खुद गाड़ी से उतरकर उस महिला के करीब आ जाते हैं। उस महिला के पास आने के बाद जब वो उन्हें देखते हैं तो वह महिला कहती है, बेटा क्या तुम मेरे लिए खाना ले आया है? यह सुनकर आईपीएस अधिकारी जो होते हैं वह रोने लगते हैं। दोस्तों, आखिर वह बूढ़ी महिला कौन थी और आईपीएस अधिकारी उन्हें देखकर आखिर रोने क्यों लगे? इस सारी सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की कहानियाँ लेकर आती रहूँ। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, दरअसल यह घटना गुजरात के एक छोटे से गाँव की है जहाँ एक फैमिली रहती है जिसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें पति पत्नी और उनके 4 बच्चे होते हैं। पति का नाम मोहन होता है तथा पत्नी का नाम जानकी होता है। जानकी देवी के बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे थे। जो बड़ा बेटा था वह अभी मात्र 7 साल का था। तो आप सोच सकते हैं कि जो बाकी छोटे भाई बहन होंगे वो कितने छोटे छोटे होंगे। बड़े बेटे का नाम उन्होंने दीपक रखा था। अब जो मोहन जी होते हैं वह अपने परिवार का गुजारा करने के लिए हर रोज मजदूरी करने निकल जाया करते हैं और घर को जानकी देवी संभालती है। अपने बच्चे को जानकी देवी संभालते हुए घर का भी पूरी अच्छे तरीके से ख्याल रखती है और बाकी जो छोटा मोटा काम होता है वह उनका बड़ा बेटा दीपक कर देता है। दोस्तों, उनका इस तरह से हंसी खुशी जीवन बीत रहा था। कहते हैं अगर हम बेहद खुश हैं तो किसी न किसी की हमें नज़र लग ही जाती है। अब ऐसा ही कुछ जानकी देवी के परिवार में भी हो जाता है। मोहनलाल जो मजदूरी करने जाया करते थे उनकी अचानक से किसी हादसे में मौत हो जाती है। यह खबर जब जानकी देवी को मिलता है तो वह फूट फूट कर रोने लगती हैं क्योंकि एकमात्र मोहनलाल जी ही थे जो उनके घर का देखभाल क्या करते थे, जो कमा कर लाया करते थे। अब जानकी आखिर क्या करती, अभी तो उसके छोटे छोटे बच्चे थे। यही सब सोच सोच कर वह बहुत रोने लगती है। अब जानकी देवी किसी तरह अपने पति का अंतिम संस्कार करती है और कुछ दिन शोक भी रखती है, मगर सबसे बड़ी मुसीबत तो अब उसके ऊपर टूट पड़ी थी क्योंकि उसके सर से पति का साया जो उठ गया था। अब इस मुसीबत की घड़ी में कुछ रिश्तेदार और कुछ आस पड़ोस के लोग उसकी मदद करते हैं, मगर आखिर वो भी कब तक मदद करते। थोड़े दिन के बाद ही सारे लोग उससे मुकर जाते हैं। अब जो जानकी देवी होती है वह दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू बर्तन का काम करने लगती है, लेकिन वो दिन भर रह के काम भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अभी उसके छोटे बच्चे थे। अभी तो एक बच्चा गोद में ही था जिसे छोड़कर जाना मुश्किल था, इसलिए जानकी देवी यह काम बहुत दिन तक नहीं कर पाई। अब इस दुख की घड़ी में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसके घर में खाने को भी कुछ नहीं था, वह दाने दाने के लिए तरसने लगे। अब जानकी देवी जब अपने बच्चे को भूख से तड़पता हुआ देखती तो उसका कलेजा फट जाता और वो जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगती। जानकी देवी अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस करती हैं क्योंकि उनका बच्चा उनके सामने भूख से मरे जा रहा है और वो उनके लिए कुछ कर नहीं पा रही थी। इन दिनों में जानकी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए वो काम भी सही ढंग से नहीं कर पा रही थी। जहाँ वो काम करने जाती थी वहाँ के लोग भी उसे काम से निकाल दिए। जब जानकी देवी को कुछ भी समझ नहीं आता तो वह सोचने लगती है क्यों ना मैं अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दूँ, जबकि ऐसा कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए नहीं सोच सकती। मगर जानकी देवी इतनी मजबूर थी कि यह फैसला लेने पर वह मजबूर हो गई। यही सोचकर एक दिन वो अपने 4 बच्चों को लेकर आश्रम चली जाती है। वहाँ जाने के बाद उनसे विनती करती है कि आप मेरे बच्चे को अपने आश्रम में रख लीजिए क्योंकि मैं इनका भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हूँ, मैं इन्हें कमाकर खिला नहीं पाऊँगी। अब जानकी देवी जब वो आश्रम के लोग मान जाते हैं तो अपने 4 बच्चों को वहाँ छोड़कर चुपचाप मन मारे ही घर लौट आती है। अब ये जो बूढ़ी अम्मा होती है वह किसी तरह अपना गुजारा करती है और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जीवन अनाथ आश्रम में ही बीतने लगता है। अब जो बड़ा बेटा दीपक था
वह पढ़ने लायक हो गया था, तो इसलिए आश्रम के लोग ही उसे पढ़ाई का भी सुविधा दिलाते हैं। लेकिन बाकी जो छोटे भाई बहन थे उन्हें किसी न किसी के द्वारा गोद ले लिया जाता है, यानी कि अब उस आश्रम में सिर्फ दीपक ही रह जाता है। अब दीपक बड़ी ही ईमानदारी और मेहनत के साथ पढ़ाई करने लगता है। इस तरह समय गुजरता है और वह ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है। लेकिन दीपक में मन में अजीब से ख्याल आते थे। जब कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेने आया करता तो वह देखता कि उनके पास बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ और अच्छे कपड़े हुआ करते थे। यह देखकर वह सोचता कि ये लोग बहुत ही धनी आदमी हैं, यानी कि पैसे वाले हैं। यह सब देख के दीपक के मन में भी आ जाता है कि अगर मैं भी बहुत सारे पैसे कमाऊंगा तो मेरी भी लाइफ ऐसी हो सकती है, मगर मैं इस अनाथ आश्रम में रहकर इस तरह की लाइफ हासिल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वह 17 से 18 साल के होते ही आश्रम को छोड़ देता है। अब जब दीपक अनाथ आश्रम से बाहर निकलता है तो वह काम ढूंढने लगता है। काम ढूंढने के दौरान उसे पेपर बेचने का काम मिल जाता है, यानी न्यूज़पेपर सुबह सुबह वह बांटने का काम करने लगता है। अब दीपक इन काम को करते हुए मन में सोचता है कि इस काम के साथ साथ मैं पढ़ाई भी करूँगा, क्योंकि दीपक को पता होता है कि पढ़ाई का महत्व जिंदगी में कितना है। इसलिए वह इस काम के साथ साथ पढ़ाई भी करने लगता है। अब पढ़ाई करते हुए उसके मन में विचार चलते हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे आईपीएस अधिकारी बनकर ही रहना है। इसके लिए मुझे चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा। अब दीपक के अंदर इतनी जुनून भर चुकी थी अधिकारी बनने की कि उसने अपनी मेहनत दोगुनी तेगुनी कर दी, यानी कि वह पेपर बांटने के साथ साथ किसी की गाड़ी साफ करने हो, शूज साफ करने हो, ये सारे काम करने लगता है और उन्हीं में से कुछ वक्त निकालकर अपनी पढ़ाई को भी करता है। वह दिन रात एक कर देता है अपनी पढ़ाई को करने के लिए। इस तरह समय बीतता है और एक दिन उसके एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो बहुत ही वह खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार में ही दीपक ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। अब उसके जान पहचान में जो भी लोग थे उससे यह खुशखबरी सुनाता है। वो सारे लोग उसको बधाई देते हैं और कहते हैं, अगर तू इसी तरह मेहनत करता रहा तो देखना एक दिन आईपीएस अधिकारी बनने से तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब इसी तरह समय बीतता है और दीपक की मेहनत बढ़ती जाती है। अब वह सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है। लास्ट में उसका इंटरव्यू बच जाता है। अब जैसे ही दीपक इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू कमरे में जाता है तो वहाँ बैठे अधिकारी उसके हुलिये को देखकर कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ही मुसीबतों से गुजर रहे हो। यह सुनने के बाद दीपक अपनी सारी कहानी उन्हें बताता है। वह बताता है कि किस तरह उनकी माँ उनको अनाथ आश्रम छोड़ गई थी, क्योंकि उनकी माँ उनका पालन पोषण नहीं कर पा रही थी। इतने सारे मुसीबत झेलने के बाद भी दीपक इस मुकाम तक पहुँच पाया था, यह जानकर जो भी अधिकारी थे उनकी आंखें नम हो जाती है। अब इन सब बातों के बाद दीपक का इंटरव्यू होना शुरू होता है। थोड़े से इंटरव्यू होने के बाद उसे बाहर भेज दिया जाता है। वह बाहर आकर फिर से अपने जीवन में अपने काम धंधे में लग जाता है। अब एक दिन समय आता है जिस दिन उसका रिजल्ट होना होता है। उस दिन वह अपने सेठ की गाड़ी को साफ कर रहा था। जो उसका सेठ था वह दीपक की बहुत ही मदद किया करता था। दीपक सेठ से कहता है, साहब आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, क्या आप मोबाइल में देखकर मुझे बता देंगे? यह सुनकर जो सेठ होता है वह भी बेहद खुश हो जाता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं देखकर तुम्हें ज़रूर बता दूंगा। अब सेठ जी अपने मोबाइल को बार बार देखते हैं कि कब उसका रिजल्ट आए और यह खुशखबरी दीपक को वह सुनाए। कुछ समय बीतने के बाद जब वो सेठ जी मोबाइल देखते हैं तो उसमें दीपक का नाम देखकर वो खुशी से झूम उठते हैं और यह खुशखबरी दीपक को बताने जाते हैं। दीपक के पास जाने के बाद सेठ जी कहते हैं, बधाई हो, तुम अच्छे रैंक से पास किए हो। इतना सुनते ही दीपक की आंखों में आंसू छलक आते हैं और वह खुशी से रो पड़ता है। उसे रोता हुआ देखकर सेठ जी उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, अब रोने का दिन नहीं है, अब तो तुम अफसर बन चुके हो, इसलिए उठो और अपने इस खुशी का जश्न मनाओ, क्योंकि अब तो हम भी तुम्हें सैल्यूट मारेंगे। इतना सुनते ही दीपक थोड़ा सा हंस पड़ता है। जब दीपक के पास पैसे नहीं हुआ करते थे उस वक्त ये सेठ जी उसकी बहुत मदद किया करते थे। उसकी हर मुसीबत में वो खड़े रहते थे, इसलिए सेठ के सामने उसकी आंखों से आंसू अपने आप ही छलक गए। अब दीपक ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। अब वहीं जाकर वह अपनी ड्यूटी करने लगता है।
दीपक अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करता है। अब जिस शहर में दीपक की पोस्टिंग हुई थी उसी शहर में एक क्राइम वारदात हो जाता है, जिसकी मीटिंग के लिए वह अपनी गाड़ी लेकर जा रहा होता है। मीटिंग समाप्त करने के बाद वह अपनी गाड़ी से घर को वापस लौट रहा था। तभी एक बहुत ही बूढ़ी महिला उसके गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उस महिला को देखकर ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और जो गार्ड थे वो उस महिला को हटाने लगते हैं। पर जो आईपीएस अधिकारी यानी जो दीपक था वह खुद गाड़ी से उतरकर उस महिला को हटाने से रोकता है और खुद उस महिला के पास चला जाता है। जैसे ही दीपक उस महिला के पास जाता है तो वह महिला रोते हुए कहती है, बेटा तू आ गया, क्या तू मेरे लिए खाना लाया है? अब उस महिला के मुंह से बेटा सुनते ही दीपक के आंखों से आंसू छलक आते हैं, क्योंकि आज तक दीपक को कोई भी बेटा कहकर नहीं पुकारा था। क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मिले, सभी ने उसकी मदद की, मगर किसी ने भी उससे रिश्ता कायम करने की कोशिश नहीं की। जब वो महिला उसे बेटा कही तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। दीपक अपने आप को संभालता है और फिर कहता है, माँ जी आप कौन हो और यहाँ क्यों खड़ी हो? दीपक की बात सुनकर महिला कहती है, बेटा तू कब से कहाँ था? तू तो मेरे लिए खाना लाने गया था ना, इतने दिन के बाद आया, वो भी मेरे लिए खाना नहीं लाया। उस महिला की बात सुनकर दीपक सोच में पड़ जाता है कि यह तो एकदम कितने गंदे कपड़े पहनी हैं, इन्हें देखकर लग रहा है कि यह भीख मांगकर खाया करती हैं। उस महिला की बातों से दीपक को लगता है कि इनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उस महिला को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ लेकर चल देते हैं। इस पर वो महिला पूछती है, बेटा तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? तब दीपक कहता है, माँ जी मैं आपको खाना खिलाने ले जा रहा हूँ, आपने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है ना, इसलिए। अब जो आईपीएस अधिकारी यानी दीपक होता है वह उसे एक अच्छी सी होटल में ले जाकर खाना खिलाता है। उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट कराने के लिए उसे एक अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर देता है। डॉक्टर से बात करने के बाद पता चलता है कि उनकी दिमागी हालत उतनी ठीक नहीं है, पर थोड़े से इलाज के बाद अगर दवाई वो टाइम से खाए तो वह बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। अब जो आईपीएस अधिकारी होते हैं वह उस महिला को उस हॉस्पिटल में एडमिट करके और वहाँ से जाने लगते हैं, मगर जाने से पहले कहते हैं, देखिए आप इनका अच्छे से ख्याल कीजिएगा और अगर वो यह ठीक हो जाए तो मुझे बताइएगा ज़रूर। अब इस तरह से 4 महीने 5 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद अचानक से दीपक के पास उस हॉस्पिटल के डॉक्टर का फ़ोन आता है और वो कहते हैं, सर आपने जिस महिला को एडमिट कराया था उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, अब आप उन्हें डिस्चार्ज करके घर ले जा सकते हैं। अब जो आईपीएस अधिकारी यानी दीपक होता है वो हॉस्पिटल जाता है और माँ जी को वहाँ से लेकर घर चला आता है। अब घर लाने के बाद दीपक कहता है, माँ आज से तुम मेरे घर पे ही रहोगी मेरे साथ। इतना सुनने के बाद महिला रोने लगती है और रोते हुए कहती है, बेटा तू कौन है और तू मुझे अपने साथ क्यों रखना चाहता है? इस पर दीपक कहता है, माँ जी आप पहली बार मुझे रोड पर मिली थी और उस वक्त आपने पहली बार ही मुझे बेटा कहा था, तभी मैंने सोच लिया था कि जब आप ठीक हो जाएंगी तब आपको मैं अपने साथ अपने घर में रखूँगा। और वैसे भी माँ मैं एक अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माँ बनकर रहो, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अनाथ आश्रम में गुजारी है। अब जैसे ही वह महिला अनाथ आश्रम का नाम सुनती है तो फुट फुट कर रोने लगती है और दीपक को गौर से देखने लगती है। यह सब देखकर दीपक माँ जी को शांत कराता है और रोने का कारण पूछता है। तब वो महिला अपनी कहानी बताती है कि मेरा नाम जानकी है और मेरे पति का नाम मोहनलाल था। मेरे 4 बच्चे थे। मेरे पति मेहनत मजदूरी करके किसी तरह हमारा गुजारा किया करते थे, लेकिन अचानक ही एक हादसे में उनकी मौत हो गई। उसके बाद तो मुझ पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके जाते ही मैं अपने बच्चे को खाना तक नहीं खिला पा रही थी, जबकि दिन भर मेहनत करने के बाद भी मैं इतना भी नहीं कमा पाती कि अपने बच्चे का पेट भर सकूं। इसलिए मैं उसके बाद अपने 4 बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ आई। इतना सुनते ही दीपक कहता है, माँ जी क्या आप बता सकती हैं कि आपके बड़े बेटे का नाम क्या था? इस पर वो महिला कहती है, मेरे बड़े बेटे का नाम दीपक था। दीपक नाम सुनते ही जो आईपीएस अधिकारी दीपक होता है वो उसके गले से लगाकर रो पड़ता है और कहता है, माँ मैं ही तुम्हारा बेटा दीपक। अब एक दूसरे गले लगकर दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। थोड़े देर रोने के बाद दोनों शांत होते हैं। इसके बाद दीपक पूछता है, माँ हमें आश्रम पहुँचाने के बाद तुम हमसे कभी मिलने क्यों नहीं आई? इतना सुनने के बाद महिला कहती है, जब मैं तुम सबको अनाथ आश्रम छोड़कर आ रही थी तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद मुझे कुछ होश हवास नहीं था। जब मेरा होश आया
तो मुझे पता चला कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे हैं। अब दीपक को अपनी माँ की मजबूरियों का पता चलता है। यह सब सुनने के बाद दीपक अपनी माँ का दिलो जान से सेवा करता है, उन्हें अपने पास रखता है। तभी एक दिन दीपक की माँ पूछती है, बेटा तू तो यहाँ है मगर तेरे और जो 3 भाई बहन थे वो कहाँ हैं? इस पर दीपक कहता है, माँ इतना परेशान मत हो, अगर तू मुझे मिल गई है तो मेरे भाई बहन भी मिल जाएंगे। और एक दिन वह दीपक अनाथ आश्रम जाता है और वहाँ से उनके रिकॉर्ड को निकालता है। अब अनाथ आश्रम से उसे एड्रेस मिल जाता है। जो लोग उनके भाई बहन को गोद लेकर ले गए थे, उनका एड्रेस मिलते ही वह उन एड्रेस पे जाता है। वहाँ जाने के बाद देखता है कि उनके भाई बहन बड़े ही मज़े से ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है। अब वह चुपचाप वहाँ से चला आता है और आकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है। माँ, अब हम उनकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशी खुशी बिता रहे हैं। अब इस फैसले पे माँ भी राज़ी हो जाती है और अब अपनी ज़िंदगी जीने लगती है अपने बेटे के साथ। कुछ समय के बाद उनकी माँ कहती है, बेटा अब तू शादी लायक हो गया है, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? तू अगर शादी कर लेगा तो मेरा भी जी घर में लग जाएगा क्योंकि दिन भर अकेले मेरा जी नहीं लगता। तू तो काम के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहता है। अब माँ की बात सुनकर दीपक मन ही मन लड़की ढूंढने लगता है। उसे एक दिन बहुत ही खूबसूरत लड़की मिल जाती है। उस लड़की को माँ को दिखाते हुए कहता है, माँ अगर तू कहे तो मैं इससे शादी कर लूँ। माँ उस लड़की को देखते ही राजी हो जाती है। अब दीपक की धूमधाम से शादी हो जाती है। अब घर में 3 सदस्य हो जाते हैं। अब उनका जीवन बहुत ही खुशमय था, वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।